हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं बुक माउंट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 पहले पढ़ चुके हैं। ये पार्ट नंबर 2 होगा। ठीक है, इससे पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। मेरा नाम आशीष है। मैंने बीए हिस्ट्री से करी है, एमए हिस्ट्री से करी है। मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का। चलिए चैप्टर की तरफ चलते हैं। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो यहाँ पर मैंने मैरिज, वुमेन की मैरिज की यहाँ पर क्या बात करते हैं, हम नियम की बात करते हैं कि यहाँ पर जो विवाह के नियम होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर पहला जो नियम है वो कैसा एक्सोजेमिक है ना। दो होते हैं, एक्सोजेमिक और एंडोजेमिक। ठीक है, ये दिख रहे होंगे आपको, है ना। एक्सोजेमिक और एंडोजेमिक, ये टाइप ऑफ क्या है, मैरिज है। यहाँ पर एंडोजेमिक की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर रेफर टू मैरिज विद इन अ यूनिट। दिस कुड बी अ किंग ग्रुप कास्ट और अ ग्रुप लिविंग इन द सेम लोकलिटी। या ठीक है, लोकलिटी 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 अगर हम बात करें तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्या है, मैरिज है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना, सबसे पहले क्या आता है यहाँ पर, एंडोजेमी। ठीक है, अगर एंडोजेमी की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो शादी है वो कैसे होती है कि सेम किन ग्रुप में होगी। ठीक है, जो सेम ग्रुप होते हैं उनमें होगी। फिर क्या होती है, सेम कास्ट में। ठीक है, और किस में ना, जहाँ लिविंग ग्रुप होते हैं सेम उसमें होगी। और सेम लोकलिटी में होती है, जहाँ पर सेम लोकल्स होते हैं उनके, मान लो एक गांव ऐसे में। ठीक है, एक्सोजेमी की बात करें तो रेफर टू है ना आउटसाइड यूनिट, कि अपनी जाति से बाहर करना। यहाँ पर क्या, अपनी जाति में ही शादी करना, है ना, एंडोजेमी में। और यहाँ पर एक्सोजेमी में क्या करना ना, अपनी जाति से बाहर करना। जैसे यहाँ पर एक्सोजेमी लिखा है कि गोत्र से बाहर विवाह करना। ठीक है, अब बात करें है ना पॉलीजेनी की बात करें तो यहाँ पर क्या है, हैविंग मैन सेवरल वाइफ्स। तो यहाँ पर क्या है, ये बहुपत्नी विवाह है। विवाह, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एक मैन है ना, वो क्या रखता है, बहुत सारी सेवरल क्या रख सकता है, वाइफ्स रख सकता है। ध्यान रहेगा ना। अब पॉलिंड्री की बात करते हैं तो इसमें क्या है, इसमें एक वुमन होती है, वो क्या कर सकती है, एक वुमन वो कई हस्बैंड क्या कर सकती है, रख सकती है, कई मेन से क्या कर सकती है, शादी कर सकती है। ठीक है, जैसे अगर बात करें महाभारत, इसका जो रेफर है ना, महाभारत में भी देखने को मिलता है। अगर हम महाभारत की बात करें तो वहां पर क्या था, द्रौपदी थी। ठीक है, तो द्रौपदी कितने पति थे, वहां पर 5 पति थे। साथ के साथ जो हिली एरियाज है वहां पर भी आज भी देखा जाता है कि वहां पर एक वुमन ना, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति के साथ क्या करती है, शादी करती है। हिली एरियाज में देखा जाता है यहाँ पर। ठीक है, सब में नहीं, बट कुछ कुछ हिली एरियाज ऐसे जहाँ पर आज भी क्या होती है, इस तरह के ट्रेडिशन को फॉलो करा जाता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे कारण है इसको लेकर, जैसे संपत्ति के विवाद को लेकर। ठीक है, संपत्ति विवाद, लैंड डिस्प्यूट को लेकर क्या करना है, रिजॉल्व करना। इन सारी चीजों को खत्म करने को लेकर ये सारी चीजें अभी भी क्या करी जाती है, फॉलो करी जाती है ना। 8 टाइप्स ऑफ मैरिज, तो मनुस्मृति की क्या बात करें तो वहां पर एक लिस्ट मिलती है जहां पर 8 तरीके के क्या दिखाए गए हैं, है ना, मैरिज दिखाए गए हैं। जिसमें से 4 क्या अच्छे माने गए, उत्तम माने गए हैं, और 4 क्या माने गए हैं, है ना, बेकार माने गए हैं।
अगर चार में बात इन आठों में एक बात करें तो एक आता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह वो आजकल की लव मैरिज जैसा ही है, ठीक है, जहां पर लड़का लड़की भाग के शादी कर लेते हैं, तो ये गंधर्व विवाह है। इसको है ना वात्स्यायन ने अपनी पुस्तक में क्या करा है ना, अच्छा रेफर करा है, अच्छा बताया। बट जबकि ये उसमें आता है खराब वाले चौथे में, चार में आता है ना। यहाँ पर कन्यादान, आप कन्यादान की बात करें तो कन्यादान क्या है, गिविंग अ डॉटर इन मैरिज वाज अ रिलीजियस ड्यूटी फॉर द फादर। तो यहाँ पे क्या है, कन्यादान एक क्या होता है, रिलीजियस ड्यूटी होती थी किसकी, फादर की। वह अपनी बेटी को है ना दान में कुछ देता था, उसे क्या बोलते हैं, कन्यादान बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक पिता का बहुत बड़ा क्या होता है ना, एक धर्म होता है। गोत्र रूलर्स की बात करें, रूल्स की बात करें, तो यहाँ पर वुमेन टुक अ गोत्रा ऑफ अ हस्बैंड आफ्टर मैरिज। आज भी देखा जाता है कि जो वुमेन का गोत्र होता है, या जिन्हें हम सरनेम भी बोल देते हैं आज, पर सरनेम गोत्र अलग होता है। जो गोत्रा है वो मैरिज के बाद वो क्या होता है, वो हस्बैंड का क्या करती है, अपना लेती है, ठीक है। हस्बैंड का अपना गोत्र छोड़कर हस्बैंड का गोत्र अपना लेती है, ठीक है। तो ये मैरिज के नियम होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन मे भी आता है, बट ये ध्यान रखना कि एमसीक्यू में आते हैं, बड़े क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ पर एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं स्त्री धन और अधिकार, है ना। वो मैं प्रॉपर्टी की बात करते हैं यहाँ पर, तो स्त्री धन की बात आती है, स्त्री धन, है ना। तो स्त्री धन क्या है, तो स्त्री धन क्या है, गिफ्ट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज। जो शादी के समय, विवाह के समय पर जो भी गिफ्ट किसको मिलते हैं, वुमेन को मिलते हैं, वो स्त्री धन में क्या होते हैं, काउंट होते हैं, है ना। वुमन हैड राइट ओवर दिस एंड इट कुड बी इनहेरिटेड बाय चिल्ड्रन, ठीक है। तो क्या विवाह के समय प्राप्त होने वाले उपहार को क्या कहते हैं, स्त्री धन कहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि भाई पर्सनल स्टेट की बात करते हैं, तो मनुस्मृति है ना, फॉरबिडन फ्रॉम क्लेमिंग अ शेयर ऑफ द फादर लैंड एंड प्रॉपर्टी। तो मनुस्मृति ने है ना यहाँ पर बात करी कि मनुस्मृति मना करती है ना, इसमें बाध्य लगाया गया है कि पिता की संपत्ति में वुमेन का कोई अधिकार नहीं होता, कि डॉटर का कोई अधिकार नहीं होता, मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रहेगा ना। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर क्या है, प्रभावती गुप्त का इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है वुमेन प्रॉपर्टी को लेकर, ठीक है। देन यहाँ पर बात करी जाती है प्रभावती गुप्त की। ये वकाटक की रानी थी, है ना, वकाटक के एक राजा थे, है ना, और उनसे रुद्र वर्मन ऐसे कुछ करके राजा थे, है ना, उनसे उनकी शादी हुई थी, है ना। साथ के साथ जब वो मर गए थे युद्ध वगैरह में, तो प्रभावती गुप्त ने क्या करा था ना, टेक ओवर कर लिया था, टेक ओवर इन द सेंस कि ना वो उस उनके राज्य को उन्होंने क्या करा था, संभाला था प्रभावती गुप्त ने। क्वीन प्रभावती गुप्त वकाटका हैड एंड ग्रीन ग्रांटेड लैंड डिफाइन अ जनरल रूल ऑफ वुमेन। तो यहाँ पर क्या करे कि ना, प्रभावती गुप्त ने है ना बहुत सारी जो लैंड है वो क्या करी है, ग्रांट वगैरह करी है, लैंड ग्रांट किसको, है ना, ब्राह्मण्स को हो गया, या फिर जो कृषक है उनको हो गया, ठीक है, या जो जिनके पास जो लैंडलेस क्या थे, किसान थे, उनको हो गया। तो उन सबको क्या करिए, लैंड ग्रांट करिए, ठीक है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब सोशल कंडीशंस की बात करते हैं, तो सोशल कंडीशन ये भी आज भी देखने को मिलता है, वर्ण और जाति। अगर बात करें तो ऋग्वेद के है ना पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त कौन सा, 10वां सूक्त है ना? उसमें ऋग्वेद के 10वें सूक्त में है ना 4 वर्णों का क्या वर्णन करा गया, और ये जो वर्ण थे वो किसके आधार पर थे, काम के आधार पर, ठीक है। कि जो आप काम करते हैं आप उसी वर्ण से क्या करोगे, रिलेट करोगे, चाहे आप क्या हो, ब्राह्मण हो, है ना। अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आप ब्राह्मण होंगे, आप किसी की रक्षा करते हैं और या फिर लीडर का काम करते हैं तो आप क्षत्रिय होंगे,
ठीक है। या फिर आप काम करते हो व्यापारी का तो आप वैश्य होंगे, या आप काम करते हैं लोअर डिवीजन वाला, या फिर अगर बात करें सफाई का हो गया या और कोई काम हो गया, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, शूद्र कहते हैं। ये वर्ण व्यवस्था की किसके आधार पर, काम के आधार पर। बट ऋग्वेद के बाद, है ना, या फिर ये वैदिक पीरियड था, बट जब पोस्ट वैदिक पीरियड की बात करें, उत्तर वैदिक पीरियड की बात करें, तो उत्तर वैदिक पीरियड में ये चीजें कंटिन्यू तो होती है, बट इसका जो बेस है, जो काम था, अब वो बेस बदल कर क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। अब यहाँ पे क्या था कि किसी ब्राह्मण के घर में कोई भी बच्चा पैदा होगा, वो आगे चलकर क्या करेगा, ब्राह्मण ही बनेगा, और उसको ब्राह्मण वाला ही काम करना पड़ेगा, जैसे पूजा पाठ वगैरह हो गई, यज्ञ वगैरह करना। जो क्षत्रिय होगा उसका बेटा ही क्षत्रिय बनेगा, और वो ही आगे चल के क्या कहलाएगा, किंग कहलाएगा। जो वैश्य होगा वो व्यापारी बनेगा, उसका बेटा भी व्यापारी बनेगा, और जो शूद्र होगा उसका बेटा भी वही काम करेगा। ऐसा किसमें, पोस्ट वैदिक पीरियड में देखने को मिलता है, जन्म के आधार पर। तो यहाँ पर जो बेस थे वो दोनों क्या हो गए थे, चेंज हो गए थे। ठीक है, वैदिक पीरियड में हमें काम के आधार पर देखने को मिलता है, और यहाँ पर हमें किसके आधार पर देखने को मिलता है, जन्म के आधार पर। complexity of status. The Rigveda Varn system often clashed with the flexible jati system and emerging Buddhist ideology, है ना। तो वर्ण व्यवस्था और उभरती बौद्ध विचारधाराओं के बीच क्या था, संघर्ष था। अब यहाँ पर जाति की बात करें, तो वर्ण की तो बात करिए, अब जाति की बात करें तो जाति में क्या होता है कि अगर कोई भी जैसे एक वर्ण से है, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति किससे है, ब्राह्मण वंश से क्या करता है, बिलोंग करता है, तो उसमें भी क्या होगा, वो एक जाति, पर्टिकुलर जाति से बिलोंग करेगा। ठीक है, और उस जाति में भी बहुत सारी क्या होगी, उपजातियां होंगी। और इन ब्राह्मण्स में भी ये होता है कि ना, उच्च कोटि के ब्राह्मण, निम्न कोटि के ब्राह्मण भी होते हैं। जो अच्छी जाति वाले ब्राह्मण होंगे उन्हें उच्च कोटि का बोला जाएगा, और जो निम्न जाति के ब्राह्मण होंगे उन्हें निम्न कोटि का बोला जाएगा। इनमें भी क्या होती है ना, छुआछूत वगैरह होती है, टचबिलिटी। जबकि आज की सोसाइटी में ये सब क्या है, बैन है ना। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ये गलत बात है। ठीक है, पर वहां पर पहले से जो ब्राह्मण ने जो सिस्टम चला रखा था, ब्राह्मण आइडियोलॉजी ने, है ना, वो चलता आ रहा था। साथ के साथ इस आइडियोलॉजी के चलते बहुत सारे लोग क्या हो रहे, स्विच कर रहे थे। ठीक है, वो उन्होंने क्या करा कि ना, ब्राह्मण धर्म छोड़कर उन्होंने एक धर्म ऐसा अपनाया जहां पर इक्वालिटी देखने को मिलती है, जैसे बौद्ध धर्म। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में ये था कि ना, सबको, है ना, इक्वल, सबको क्या करा, इक्वल ट्रीट करा जाता था। ठीक है, इक्वलिटी की बात करी जाती थी। साथ के साथ अगर बात करें कि यहाँ पर बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा जो लोग थे, है ना, वो निम्न वर्ग के लोग थे या निम्न वर्ण के लोग थे, प्लस, है ना, इसमें वैश्य भी थे, है ना, जो दूसरे स्थान पे आते हैं, व्यापारी वगैरह। ठीक है, क्योंकि जो टैक्स वाला सिस्टम था, सबसे ज्यादा इस पे बर्डन था उसका वैश्य पे। तो वैश्य ने क्या करा, ब्राह्मण आइडियोलॉजी को छोड़कर बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करा। यहाँ पर क्या, हिस्टोरिकल एविडेंस शोज दैट आइडिया ब्राह्मणिकल नॉर्म्स वर ऑफन इग्नोर्ड और चैलेंज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो क्या यहाँ पर चैलेंज भी करा गया ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी को, और बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी ने क्या करा, इन्हें चैलेंज भी करा। ठीक है, देश में, है ना, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से। ठीक है, और यहाँ पर जो राजा है, जो वहाँ के राजा हुए हैं, तो उन्होंने भी क्या करा, इसको फॉलो करा। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन वगैरह कभी कभार पूछा जाता है। साथ के साथ इनके वर्क से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई काम क्या करते थे, है ना, कि जो वर्ण व्यवस्था है उन में जो लोग थे वो क्या क्या काम करते थे, वहां से क्वेश्चन आता है, तो ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं केस स्टडी, है ना, द्रौपदी। द्रौपदी की बात करें तो द्रौपदी महाभारत में, है ना, जो पांडव थे, है ना, उनकी
क्या थी, पत्नी थी, ठीक है, द्रौपदी। तो यहाँ पर द्रौपदी को लेकर ना कई क्वेश्चन हैं। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे आज के समय में भी कि जो पुरुष है ना, अगर बात करें जो हस्बैंड है वो अपनी पत्नी को एज अ संपत्ति क्या कहता है, ट्रीट करता है। तो यहाँ पर भी एक इंसिडेंट देखने को मिलता है इन अ गेम ऑफ डाइस, है ना। डाइस का एक गेम होता है, मतलब शतरंज, डाइस का मतलब लूडो जैसा एक गेम होता है ना, चौसर बोलते हैं उसे, है ना। तो द्रौपदी पूछती है, किससे पूछते हैं, द्रौपदी आस्क्स डिड युधिष्ठिर लूज हिमसेल्फ और मी, ठीक है, ये किसका क्वेश्चन था, द्रौपदी का। अब ये द्रौपदी किससे क्वेश्चन पूछती है, तो इसको लेने के लिए ये जो व्यक्ति है, ये जो उसकी साड़ी खींच रहा है ना, ये जाता है। इसका नाम क्या होता है ना, कमेंट बॉक्स में बताना प्लीज, ठीक है। अब हाईलाइट्स द स्टेटस ऑफ वुमेन एज प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड। तो यहाँ पर ये बताता है ये महाभारत में कि यहाँ पर ये हाईलाइट करता है कि जो हस्बैंड है वो अपनी वुमन या फिर अपनी जो पत्नी है उसे क्या एज अ प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करता है। आज के समय में भी देखा जाता है कि आज के समय में भी ये सारी बातें होती है कि बोलते हैं हम जो भी पति होता है वो बोलता है कि हमारा पत्नी पर अपना पूर्ण अधिकार है, ठीक है, वो हमारी क्या संपत्ति की तरह है, तो उसे अलग अलग तरीके से ट्रीट करता है। और डोमेस्टिक वायलेंस इसका कारण भी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें कि ना रिवाइवल ऑफ बात करते हैं, ठीक है, धर्मा की बात करें तो यहाँ पर धर्मा की बात करें तो धर्मा एक टर्म है जो बहुत ही ब्रॉड देखने को मिलता है, ये बहुत ही ज्यादा है ना। धर्म की बात करें, अगर धर्म में देखें तो जो हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इस धर्म का एक अलग ही मतलब निकाला, जिसे हम आजकल क्या बोलते हैं, रिलीजन के तौर पर बोल देते हैं कि हम इस धर्म से हैं। बट अगर आइडियोलॉजी की बात करें तो धर्म की जो मीनिंग है वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड देखने को मिलती है। धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर धर्म की बात करें तो यहाँ पर धर्म का मतलब क्या होता है, ड्यूटी होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ना, पिता धर्म, पिता धर्म क्या है, बच्चों का पालन पोषण करना, बच्चों की शादी वगैरह करना। मातृ धर्म, माता का धर्म, माता का धर्म क्या है, ठीक है। फिर पुत्र धर्म, ये आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी। या फिर अगर बात करें पति धर्म, अगर ये नहीं सुना तो ये तो सुना ही होगा पत्नी धर्म, कि पत्नी का क्या धर्म है ना, पत्नी धर्म। तो ये जो ड्यूटी है ये, अगर एक और धर्म की बात करें तो ये क्या, राज धर्म, ठीक है, राजा का क्या धर्म है ना। प्रजा धर्म, प्रजा का क्या धर्म है। तो ये सारे क्या है, धर्म है। इसका मतलब ड्यूटी है कि भाई इनके पति का क्या धर्म है, पत्नी का क्या धर्म है, राजा का क्या धर्म है, प्रजा का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, माता का धर्म क्या है। ये क्या है, धर्म की बात करें, यहाँ पर बात करें ड्यूटी की, क्योंकि ड्यूटी क्या है, अपनी ड्यूटी अपनी फुलफिल करते, कैसे फिल है ना, अच्छे से करते या नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है ड्यूटी की, धर्म की, ठीक है। ये रिलीजन नहीं है ना, रिलीजन अलग चीज है, धर्म अलग चीज है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब इस चैप्टर की अगर समरी की बात करें, सारांश की बात करें तो ये क्या है ना, किनशिप क्या है, तो यहाँ पर फैमिली और पैटर्निटी से जुड़ी हुई है। कास्ट की बात करें तो वन हायरार्की से जुड़ी हुई है। क्लास की बात करें तो क्लास है ना, इकोनॉमी इनक्वालिटी से जुड़ी हुई है। अगर बात करें तो आज भी हम क्लास की बात करें तो हमारी सोसाइटी में 3 तरह की क्लास देखने को मिलती है ना, अपर क्लास, है ना, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, ये क्लास देखने को मिलती है। और ये किसके आधार पर बांटी गई है, ये ऑब्वियसली है ना इकोनॉमिक कंडीशंस के आधार पर बांटी गई है, बेसिस पे बांटी गई है कि जिसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है वो अपर क्लास में, जो कम संपत्ति है
मिडिल क्लास जिसके पास बहुत कम संपत्ति है और लोअर क्लास में। बट इसमें भी होता है अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, है ना, इसमें आते हैं, है ना, लोअर में और भी लोअर आते हैं, और अपर में बहुत सारे ऐसे आते हैं बहुत ज्यादा पैसा, है ना। जेंडर लिमिटेड राइट ना, तो यहाँ पर अगर बात करें तो जेंडर राइट की बात करते हैं जिसमें वुमन राइट की बात आती है ना। आजकल की बात भी करें तो आजकल भी क्या वुमन राइट के बारे में बोलते हैं, वुमेन राइट, क्या वुमन के पास क्या अधिकार है। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है प्रभावती गुप्त का, वैसे ही यहाँ पर सोसाइटी में अगर बात करें तो आज भी वुमन राइट्स की बात आती है। द्रौपदी अब क्वेश्चन करती है कि भाई युधिष्ठिर ने मेरे को कैसे दाव पे लगा दिया, वो अगर बिक चुका था तो मुझे कैसे दाव पे लगा दिया, ठीक है, उसका कैसे हक है। तो यहाँ पर वुमन राइट की बात आती है, ठीक है, कि वुमन के क्या क्या अधिकार है। जैसे अगर बात करें एक वुमन का यहाँ पर अधिकार हमने पढ़ा था, वो क्या था, स्त्री धन। शादी में जो भी धन दिया जाता है वो किसका होता है, वो उस लड़की का होता है जिसकी शादी होती है, और उसका अधिकार होता है उस पर, और वो वैसे ही यूज कर सकती है उसे जैसा उसका मन करे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर माइंड वेब मैप रिवीजन की बात है, तो यहाँ पर सोर्स की बात है, तो सोर्स क्या है, तो महाभारत, मनुस्मृति जो इंस्क्रिप्शन है वो इसके बारे में बताते हैं, सोसाइटी के बारे में बताते हैं कि सोसाइटी थी कैसी, समाज कैसा था, है ना, इसके बारे में बताते हैं, है ना। सोशल रूल्स की बात करें तो वर्ण व्यवस्था, वन ड्यूटी, है ना, एक्सोजेमी विवाह हो गया कि विवाह किस प्रकार के होते थे, ठीक है। पितृधर्म कैसा होता था, जैसे पितृवांशिकता कैसे होता है ना। चैलेंजेस, है ना, नॉन क्षत्रियास किंग्स, है ना, जाति मोबिलिटी, है ना, बुद्धिज्म, ये क्या चैलेंजेस थे। जेंडर, कन्यादान, है ना, गोत्रास या स्त्री धन, ये क्या जेंडर इक्वालिटी की अगर बात करें तो ये सारे यहाँ पे क्या है, किसकी बात आती है, राइट्स की बात आती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और साथ के साथ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। आपकी कोई भी इंक्वायरी हो वो भी लिख सकते हैं, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेके आ रहे हैं, साथ के साथ आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेगी, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।